सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और चूंकि ये दो तीन पॉइंट्स जो थे ये मैं आपके सामने रखना चाहता था, इसको मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं प्रश्नों के माध्यम से कि जब 1,82,000 पोस्ट आपके पास खाली है तो सरकार 32,000 पदों के लिए ही क्यों एग्जाम ले रही है, क्यों विभागों के अंदर उन्होंने 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। दूसरी बात, जब आपके पास 3.5 लाख बच्चे एलिजिबल हैं सरकारी नौकरियों के लिए, जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया, जिन्होंने प्राइमरी एग्जाम पास कर लिया, उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी साबित कर दी, उसके बावजूद भी आप 1,82,000 पदों को भरने के लिए क्यों इन बच्चों को आमंत्रित नहीं करते हैं, क्यों इनको नहीं बुला रहे हैं। तीसरी बात कि आप जो 4 गुना बच्चों को बुलाने का किसी भी विभाग के एग्जाम में 4 गुना बच्चों को बुलाने का फॉर्मूला रख रहे हैं, ये क्या एक साजिश नहीं है कि आप सारे पदों को भरना नहीं चाहते हैं, आप 4 गुना बच्चे बुलाएंगे, उनमें से कुछ बच्चे पास कर पाएंगे, कुछ रह जाएंगे, वैकेंसी फिर भी रह जाएंगी, यानी आपकी नियत असल में 32,000 पोस्ट भरने की भी नहीं है, इसमें से आप 20,000 पोस्ट भरेंगे और बाकी पदों को आप खाली रख लेंगे, उसके लिए फिर प्रोसेस चलाएंगे जो 1 साल तक फिर चलेगा। और सबसे अंतिम बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा के बाहर के बच्चों को 5% आर्थिक आधार पे जो अंक आप दे रहे हैं वो सरासर धोखा है हरियाणा के युवाओं के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ दगाबाजी है, ये नहीं होना चाहिए। हम इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं सारे युवाओं की, जिसमें वो कह रहे हैं कि सारे एलिजिबल बच्चों को जो भी उस और जिसने सीईटी क्लियर किया है उन सभी बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो उस विभाग के लिए नौकरी के लिए आवेदन कर सके, और अगर वो उसमें पास होते हैं, सही पाए जाते हैं, तो उनको नौकरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब तीसरे मुद्दे पे मैं आता हूं जो महत्वपूर्ण है आपके इलाके के लिहाज से, रोहतक के लिहाज से। भूपेंद्र हुड्डा जी को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की गतिविधियां रोहतक और आसपास के इलाके में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी और पूरा हुड्डा परिवार उससे कहीं ना कहीं इनसिक्योर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। वो लगातार हमारी गतिविधियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सबसे ज्यादा डैमेज उनको इस इलाके के अंदर हो रहा है। जो हुड्डा साहब ये कहते थे ये मेरा गढ़ है और अब मैं पूरे हरियाणा को जाके संभालूंगा, पूरे हरियाणा में प्रचार करूंगा, वो पूरा हुड्डा परिवार पिछले कुछ दिनों से और अगले कुछ दिनों का अगर आप कार्यक्रम देखेंगे तो रोहतक और आसपास के इलाके में सिमट के रह गए। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे महम के जो कार्यक्रम हुए जिसमें पंजाब के मंत्री भी आए, पिछले कई कार्यक्रम हुए, उससे घबराए हुए दीपेंद्र हुड्डा जी महम में घर घर जाके लोगों से माफी मांग रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनको ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारा साथ मत छोड़िए, हमारा साथ छोड़ के मत जाइए। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो कहते थे कि मुझे तो गढ़ी सांपला किलोई में जाने की जरूरत नहीं है, घर है वहां से तो मैं ऐसे ही जीत के आ जाऊंगा, गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। जैसे ही उनको पता लगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इन सब गांवों का लगभग हमारा एक प्लान तैयार था और उस प्लान के आधार पे हम इन गांवों में जाके, मैं आपको जिन गांवों का हमारा प्लान था मैं उनका नाम भी आपको बता रहा हूं कि घिलोड़, खिड़वाली, रिखाल, चिड़ी, ये सारे गांव ऐसे हैं जहां पे हमारे कार्यक्रम तय थे और हम यहाँ गांव गांव जाके लोगों को बताने वाले थे कि हुड्डा साहब ने अपने समय में इन गांव में कुछ दलालों को नियुक्त करके जिस तरीके से नौकरियों में पैसा खाया है उसकी पोल खोलने के लिए इन गांवों में हम कार्यक्रम करने वाले थे। हुड्डा साहब उससे बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 दिन का दौरा रखा है, अलग अलग गाँव में 3 दिन के लिए वो यहाँ पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उनको सुरक्षित नजर नहीं आ रही, जहां जाके उनको घर घर जाके अपने लोगों को मनाना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अब मुख्यमंत्री की रेस खुद ब खुद छोड़ रहे हैं, खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाल रहे हैं, अपनी राजनीतिक विरासत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सिमट के रह रहे हैं। पूरा हुड्डा परिवार यहाँ पे लगा हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और आशा हुड्डा जी तीनों रोहतक में मौजूद हैं, अगले कुछ दिनों के कार्यक्रम भी उनके यहीं के हैं। तो मुझे लगता है कि जमीन खिसकती जब नजर आती है और उनको जब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग में एक लंबे दौर तक जो उन्होंने राजनीति की उसका अंत समय आ गया है, आम आदमी पार्टी के आने से वो सेटिंग टूट गई है पूरी तरह से और लोगों को अब पता चल गया है कि बौखलाहट में अपनी जमीन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं खुला निमंत्रण देता हूं, हुड्डा साहब इन सब गांव में जा रहे हैं, समझाएं लोगों को, उन्होंने राज किया है यहाँ पे, यहाँ से मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, तो समझाएं लोगों को कि उन्हें लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है। हम भी जाएंगे अपने कार्यक्रमों में इन्हीं सब गाँव में और हम लोगों को बताएंगे कि जब हुड्डा साहब का राज होता था तो कैसे अपने ही राज में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अपने नियुक्त किए गए दलालों के जरिए पैसा लूट लूट के ठगा है हुड्डा साहब ने। हम भी इनकी पोल खोलने के लिए इनके इलाके में जाएंगे, देखते हैं लोग इनकी बात का विश्वास करते हैं।
अच्छा राजा साहब, अभी अभी आप चुनाव की बात कर रहे हो, भूपेंद्र हुड्डा पर भी सवाल उठा रहे हो। आप लोग तो अभी तक संगठन भी नहीं बना पा रहे। कांग्रेस ने बना दिया क्या? 10-12 साल से लगे हुए हैं। अगर आप नहीं कूदेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। हम कांग्रेस, हमने तो टाइमलाइन और डेडलाइन में आपके सामने भी 2-3 बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने मिड ऑफ अप्रैल का टाइमलाइन तय किया हुआ है। 15 अप्रैल को हम अपना संगठन अनाउंस करेंगे, 16 अप्रैल को हमारा संगठन शपथ लेगा और बहुत जल्दी एक बहुत ही बड़ी विशाल मेंबरशिप ड्राइव हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा के अंदर 10 लाख सदस्य आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। वो अनाउंसमेंट भी हम बहुत जल्दी करेंगे, बड़े कार्यक्रम की अनाउंसमेंट करेंगे। हमारी संगठन की रूपरेखा तय है। हम ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहते जो जल्दबाजी में कागजों में अनाउंस किया गया हो, जैसा कांग्रेस करती है फिर वापस लेती है, फिर करती है फिर वापस लेती है, कर ही नहीं पाती है कई बार। तो हम कागजों में नहीं रहना चाहते, हम जमीन पे जाना चाहते हैं। हमारी टीम्स लगी हुई है सब जगह पे, और वो ग्राउंड में गांव में हमारे पदाधिकारी नियुक्त हो सके, इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो एक्सरसाइज चल रही है, 1 महीने की लगभग ये एक्सरसाइज है। 15 अप्रैल को मैंने आपको कहा कि वो डेडलाइन है जिसमें हम अपना पूरा संगठन हरियाणा का अनाउंस करेंगे। इस बार भी संगठन जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा, जैसा पिछली बार था। संगठन जब बनता है तो सबसे ऊंचे पायदान से लेके गांव के पदाधिकारी तक आम आदमी पार्टी अपना पूरा संगठन अनाउंस करेगी, जिसमें सारे पदाधिकारी होंगे, जिसमें शीर्ष नेतृत्व से लेके जो 1 साल तक कैंपेन चलेगा, उसमें जो जमीन पे झंडा पकड़ेगा आम आदमी पार्टी का, वो सारे पदाधिकारी उसके अंदर शामिल होंगे। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग संगठन देंगे जो 2024 में सुपड़ा साफ करेगा बीजेपी और कांग्रेस। अनुराग ढांडा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में मैं किसी रेस में नहीं हूं, मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी का वो सिपाही हूं। अगर वो मुझे कहें कि ये दफ्तर रोज साफ किया करो, झाड़ू लगानी है, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कहें गांव जाके वर्कर जोड़ दें, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कहें कि इनके बीजेपी और कांग्रेस के काले कारनामों का खुलासा करना है, तो इतना खुलासा करेंगे कि ये घर में छिप के बैठ जाएंगे दोनों पार्टियों के नेता। मैं उनका एक ऐसा सिपाही हूं, उनके एक इशारे पे जान देने को तैयार हूं। इसलिए मैं किसी रेस में नहीं हूं। हम इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में पद के लिए, टिकट के लिए नहीं आते। हम एक इनकलाब के लिए आए हैं और उस इनकलाब को पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे। देखिए, इससे तो और स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आज उनकी जमानत पे सुनवाई थी, सबको पता था कि उनको जमानत मिल जाएगी वहां से, इसलिए इन्होंने अपनी दूसरी एजेंसी को इस्तेमाल किया, ईडी को भेजा, उनको गिरफ्तार करवा लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना हमारे नेताओं को अंदर रखने की कोशिश कर रही है, वो धीरे धीरे अपने ही चेहरे से नकाब नोच ले रहे हैं। वो धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा दे रहे हैं कि उनका असली मकसद क्या है। उनका असली मकसद सत्येंद्र जैन को जेल में रखना है क्योंकि उन्होंने अच्छे अस्पताल बना दिए दिल्ली के लोगों के लिए। उनका असली मकसद मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखना है क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बना दिए दिल्ली के लोगों के लिए। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अंग्रेज भी यही सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दिया या फांसी चढ़ा दिया तो अब आजादी कौन मांगेगा, इनकलाब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। अगर ऐसा होता तो आजादी मिलती नहीं है। इनकलाब दबा नहीं करते। जितना ये जेलों में डालेंगे, जितना ये लाठियां बरसाएंगे, जितना ये फांसी चढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना इनकलाब और उभरेगा। इनका सुपड़ा साफ होगा। लालू यादव जो पार्टी देवी से भी पूछताछ की, देखिए, बहुत सब जगहों पे कर रहे हैं, विपक्षी दलों से सब जगहों पे पूछताछ कर रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अगर कार्रवाई करें तो वो बहुत सही कार्रवाई है। लेकिन इनकी कार्रवाई अगर आप देखें, बीजेपी के पूरे कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, आपका 1% कन्विक्शन रेट नहीं है। मतलब आप 100 लोगों को पकड़ते हैं तो एक को कन्विक्ट नहीं करा पाती इनकी एजेंसी। आपके जो 96% जो मामले हैं वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ है। मतलब किसी भी बड़े स्कैमस्टर ने स्कैम करना छोड़ दिया, बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने लूटना छोड़ दिया, बड़े बड़े फ्रॉड्स ने फ्रॉड करना छोड़ दिया, चिट फंड स्कैम खत्म हो गए। सिर्फ विपक्षी नेता हैं जो आज के दिन में मोदी जी को लगता है कि स्कैम कर रहे हैं। दरअसल वो स्कैम ये है कि मोदी जी की जैसे जैसे पोल पट्टी लोगों के सामने खुलती जा रही है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जमीन से गायब हो रही है, लोगों से कट रही है धीरे धीरे, उनको लग रहा है कि ये विपक्षी कर रहे हैं, तो इसलिए विपक्षियों के ऊपर डंडा चलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों से लोकतंत्र में दबाया जा सकता है। लोग सब समझते हैं, लोग बहुत समझदार होते हैं, लोग रोज टीवी देख रहे हैं। इसलिए आप भी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हम कभी भी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद, जो प्रताड़ित किया है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को, उनको सत्ता से हटाने का मकसद है। लेकिन साथ ही साथ, जैसे भगत सिंह जी क्या कहते थे उस टाइम पे, बाबा साहब क्या कहते थे कि ये गोरे अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेज नहीं आ जाने चाहिए। तो हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जब हम सुपड़ा साफ करेंगे, जब उनको हम हटाएंगे सरकार से, उसके बाद ये दूसरी लूटने वाली पार्टी नहीं आ जानी चाहिए।
मैं अभी अगर पोल पट्टी खोलूंगा, और हमेशा खोलते हैं, हरियाणा के ऊपर अगर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। पंजाब अछूता थोड़ी है, कांग्रेस 3,85,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है पंजाब के ऊपर। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी भी कर्जा छोड़ के गए थे, प्रॉफिट में थोड़ी छोड़ के गए थे। हरियाणा के अंदर 500 स्कूल भूपेंद्र हुड्डा जी ने बंद किए थे, 295 भारतीय जनता पार्टी ने किए, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी अभी सरकार आई है कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब को तो वहां पे क्या नियुक्त भी किया गया था, इंचार्ज नियुक्त किया गया था। मुझे लगता है ये उनके कान में भी बताया, उन्होंने भी 290 स्कूल बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों की दोनों पार्टियों का प्रायोरिटी नहीं है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा, हमने बहुत क्लियर कट का है। हमारे जो नेशनल जो संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, उन्होंने भी बहुत क्लियर लिखा है, हमारा मकसद लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना है। जो भी पार्टी रास्ते में आएगी सुपड़ा साफ कर दें, खत्म कर दें। गन्ना साहब, अगर आपने कर्जे का जिक्र किया, हरियाणा के ऊपर कर्जा, आपने पंजाब का भी जिक्र किया कि पिछली सरकार से पंजाब में भी कर्जा छोड़ेगी। जब कर्जा है तो इतने सारे सरकारी विज्ञापन को हरियाणा में, यहाँ तक कि साउथ में भी क्यों छापे जा रहे हैं अखबारों में? ये आप मोदी जी से नहीं पूछते सारे पेट्रोल पंपों पे फोटो क्यों? अगर आप बीजेपी वाले काम करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। मैंने एक प्रश्न आपके दिमाग के लिए छोड़ा है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। हमारे जो विज्ञापन है वो हमारी योजनाओं से संबंधित है। सरकारी योजना के बारे में अगर लोगों को जानकारी ना हो तो उस योजना का फायदा नहीं हो पाता। जैसे मैं आपको बताता हूं, उज्ज्वला योजना में शायद लोगों को उतना फायदा नहीं मिला जितना मोदी जी ने अपने विज्ञापनों के जरिए उस पर खर्चा कर दिया। इसके विपरीत दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी 70, 75, 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी फ्री बिजली योजना का फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने विज्ञापन दिए बिजली योजना को लेके, हमने कहा कि अब आप रजिस्टर कराइए जिसको भी फ्री बिजली चाहिए। तो लोगों को ये बताने के लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका प्रोसेस समझाने के लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कैसे वो प्रोसेस होगा, उसका विज्ञापन करना जरूरी है। अच्छी बातें फैलनी चाहिए, ये तो हमारे संत महात्मा कह के गए। अच्छे लोग जो है वो फैलने चाहिए, अच्छी बातें फैलनी चाहिए। जो बुरी बातें हैं वो सिमटनी चाहिए, जो बुरी बातें हैं वो सिमटनी चाहिए। अच्छा अनुराग जी, एक लास्ट सवाल है, ये बताइए कि अगर हम बात करें अभी आप